सभी मित्रों को नमस्कार। यह श्रृंखला अब हम मेंस के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक श्रृंखला चल रही है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिलेबस कवर करवा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम सिर्फ मेंस के लिए आरंभ करेंगे और आपके मेंस में भी GS2 हम यहाँ आरंभ करने वाले हैं। चूँकि वहाँ भी पॉलिटी करवा रहा हूँ तो यहाँ भी उसी को लेकर के चलूँगा। आप देख रहे होंगे यहाँ टॉपिक्स सेपरेशन ऑफ पावर, इसी तरह के ऐसे ही आप और भी टॉपिक्स यहाँ में लाया हूँ। जैसे कि एक यहाँ ये आपको दिख रहा होगा जनहित याचिका, ठीक है, PIL के बारे में। तो इस टाइप से जैसे मैंने यहाँ आपको दो टॉपिक्स दिखाई अभी की, सेपरेशन ऑफ पावर और जनहित याचिका, इसी तरह लगभग GS2 कंप्लीट की यदि हम बात करें तो GS2 कंप्लीट में लगभग 150 टॉपिक के करीब हैं, यानी कि 150 टॉपिक्स के करीब हैं, जिसमें आप क्वेश्चन मानिए या फिर 150 टॉपिक्स मानिए, यदि इन पर आपका 5 पेज का नोट्स होता है, 4 से 5 पेज का आपका नोट्स होता है, तो आपका मतलब बहुत ही अच्छे से इसमें नंबर 100 से लेकर के 130 तक आराम से नंबर प्राप्त कर पाएंगे GS में, और ये बहुत ही बेस्ट स्कोर होता है। तो इसके लिए आपको 150 टॉपिक्स को कवर करना होगा, जिसमें इस श्रृंखला में हम एक एक टॉपिक्स को आपको कवर करवा रहे हैं। आरंभ अभी मैंने किया ही है, आज से ही ये आरंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक से आज डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ मेंस के PYQ को भी साथ में ले रखे हैं कि मेंस के क्या PYQ हैं। PYQ के साथ में आपको सबसे पहले यही समझाऊंगा कि PYQ क्या आ रहे हैं। उसके बाद टॉपिक्स के बारे में जितने भी हो सकते हैं आयाम, करेंट के टॉपिक्स हों, स्टैटिक हों, दोनों को मिलाकर के मैंने 150 टॉपिक्स बोला है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और ये जो 150 टॉपिक्स हैं, इसको मैं बताऊं तो आप इस हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं कि पॉलिटी के लगभग आप देखेंगे तो पॉलिटी के टॉपिक्स जो हैं लगभग इसमें आप 80 से के करीब मान सकते हैं, 80 के करीब पॉलिटी के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो है 20 टॉपिक्स आप IR को लेकर के मान सकते हैं, 20 टॉपिक्स आप गवर्नेंस के लिए मान सकते हैं, और 20 टॉपिक्स सोशल जस्टिस के लिए। ये 20, 40, 60 और 80 आप देख रहे हैं, 6 दूनी 12, 140 के करीब यहाँ टॉपिक्स हुए। तो इसी टाइप से 10 और पॉलिटी में आप मान सकते हैं कि तो इस प्रकार आपके लगभग 150 टॉपिक्स के करीब इसमें हैं। यह मैंने लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके बारे में धीरे धीरे लाएंगे। अब देखिए, जब मेंस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या इसमें आप कहेंगे कि एक टॉपिक से एक बार में कवर हो जाएगा? मैं आपको मित्रों बहुत ही अच्छी सी यह बात बताऊं कि जो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, ये जो क्वेश्चन की प्रकृति दिख रही है, उसमें एक टॉपिक से कभी क्वेश्चन होते ही नहीं है मेंस में। कई सारे हो सकता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ उसी टॉपिक्स मात्र से हो जाते हैं, लेकिन कई बार उसी टॉपिक्स के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि 3-4 टॉपिक्स को मिला करके भी क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं एक प्रमाण आपको यहाँ दूं। आप यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ ये लिखा है न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। न्यायिक विधायन एक भिन्न टॉपिक्स है जो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए विधान के संदर्भ में होता है। अब ये विधान किस संदर्भ में बनाए जाते हैं, तो पूर्ण न्याय हेतु एक तो अनुच्छेद 142 जो कहता है कि पूर्ण न्याय करने हेतु न्यायालय कुछ निर्देश दे सकता है इसके संदर्भ में, और दूसरा यह कि कभी कभी जनहित याचिकाएं जो दायर होती हैं उनकी परिपूर्ति हेतु कोई ऐसे निर्देश दिए जाते हैं जो न्यायिक विधायन से संबंधित होते हैं, जैसे पटाखों को बैन करना, ठीक है, अवैध लॉन के लिए समिति गठित कर देना, इस प्रकार के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना, इस टाइप से जो होते हैं ये न्यायिक विधायन के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक टॉपिक हुआ न्यायिक विधायन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत डीप में। ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। यह होता है कि जो हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, इन तीनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहे इसके संदर्भ में, जिससे कि ये लोग एक दूसरे की शक्तियों का हस्तक्षेप ना करें और ना ही एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करें।
लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है, न्यायिक विधायन के चलते या फिर पूर्ण न्याय करने के चलते शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, इसलिए कह रहा है इसका ये प्रतिपक्षी है। तो न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। तो देखो दो टॉपिक्स यहाँ इंटरलिंकिंग कर दिए हैं, एक तो न्यायिक विधायन जो न्यायपालिका का है, एक सेपरेशन और पावर जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। अब देखो कह रहा है इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों, कार्यपालक या अधिकरण यानी कि जो कार्यपालिका के आदेश या निर्देश के माध्यम से जो क्या होते हैं अर्धिकरण गठित होते हैं, जैसे आप जानते हैं एनजीटी है ना, एनसीएलटी, ये सभी अधिकरण होते हैं जो कि अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब ये कि दो लोगों के मध्य जो सुलह करवाता है ना, उसको न्यायिक निकाय कहते हैं। ठीक है, उसको न्यायिक निकाय कहते हैं, क्योंकि दो लोगों के मध्य सुलह करवाने वाला ही एक न्यायिक निकाय हो जाता है। ये अर्ध न्यायिक निकाय इसलिए है क्योंकि ये केवल नागरिक मामले देखते हैं, सिविल मामले देखते हैं, ये कोर्ट जो है आपराधिक मामलों को नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार के तो कह रहा है कि इस संदर्भ में जो कार्यपालक अधिकरण हैं जैसे एनसीएलटी, एनजीटी इत्यादि को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना संबंधी या फिर कार्यपालिका को ही दिशा निर्देश देना, ठीक है ना, ये वाली बात है। दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर की जाने वाली लोकहित याचिकाओं यानी कि जनहित याचिकाओं का न्याय सिद्ध औचित्य कीजिए। अब देखो चार टॉपिक्स को यहां मिला दिया है उसने, चार टॉपिक्स को मिला दिया है। कैसे कि एक तो जनहित याचिका, एक न्यायिक विधायन, एक शक्ति पृथक्करण, एक कार्यपालक अधिकरण। अब इस चारों में से हालांकि ये क्वेश्चन डिपेंड है ओनली लोकहित याचिका पर, ठीक है, पीआईएल पर, लेकिन इससे जो संबंधित टॉपिक्स हैं न्यायिक विधायन, कार्यपालक अधिकरण या फिर कार्यपालिका, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इन सभी से मिलाकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहां मैं इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलूंगा कि एक एक टॉपिक्स को कवर करते जाएं और उससे रिलेटेड जो भी आयाम हैं या संदर्भ हैं उनको भी हम इसमें सम्मिलित करते रहें। जैसे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित ही न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक अतिक्रमण है, हम इसको कराएंगे यहाँ। जैसे कि इससे संबंधित जनहित याचिका है जो आपको दिख रहा है, उसको भी बताएंगे। न्यायिक विधायन क्या होता है इसके बारे में भी कराएंगे। तो यहाँ इस क्रम से हम लोग चलेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो इंटरलिंकिंग होते हैं जो टॉपिक्स उनको एक साथ करने, ठीक है, कि जैसे लगभग 7-8 टॉपिक्स यहाँ क्या होते हैं इंटरलिंकिंग होते हैं, उनको ही हम लोग सबसे पहले यहाँ करेंगे। अब देखो तो ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि एक टॉपिक्स यहाँ कई तरीके से पूछा जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं ना, तो खिचड़ी में क्या करते हैं, आप टमाटर डाल देते हैं, ठीक है ना, वहीं आप प्याज डाल देते हैं, वहीं आप आलू डाल देते हैं, वहीं आप जो कुछ हो आपके पास वो सब कुछ डाल देते हैं। तो ऐसे यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं खिचड़ी की तरह कि वो आलू भी पूछ लेंगे, टमाटर भी और प्याज भी, तीनों का क्या संबंध है वो पूछ लेंगे। आलू, टमाटर और प्याज किस तरीके से संबंधित हैं, ये केवल एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट ये नहीं रहते हैं। तो हालांकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं। तो अब आपको एक मैंने क्या बताया कि कुछ क्वेश्चन अप्रत्यक्ष या फिर इस तरीके से रहते हैं जिससे कि आपकी समझ टॉपिक्स पर पूछी जा सके कि आप समझे हैं या रटे हैं। तो देखो रटने का यहाँ डायरेक्टली आप उपयोग नहीं कर पाएंगे यूपीएससी में, आपको समझ ही ना ही पड़ेगा टॉपिक्स को। तो ये आपने देखा। अब देखो डायरेक्ट कैसे पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन देखो आपकी, क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्ति पृथक्करण के कठोर सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता बल्कि नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करता है? ये 2019 का क्वेश्चन है। इससे पहले जो अभी डिस्कशन किया 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से स्पष्ट है कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई भारत शक्तियों के पृथक्करण का के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, यानी कि कठोर को नहीं करता। अब इसके संदर्भ में समझने के लिए आपको ये डायग्राम पेपर में अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको बताएं कि शक्ति पृथक्करण का कठोर सिद्धांत क्या है और उसे यूएसए लागू करता है लेकिन भारत नहीं करता।
है ना, ब्रिटेन भी नहीं करता। तो ये डायग्राम आपको इसमें डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको इसके साथ ही इस केस को भी यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको इस टॉपिक्स को कि भारतीय संविधान में कठोर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं अपनाया गया है, नहीं अपनाया गया है तर्क, बल्कि नियंत्रण वाला संतुलनकारी। तो ये डायरेक्टली आपका उत्तर यहाँ मैंने इस टाइप से हेडिंग के रूप में कर रखा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायणवाद में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान शक्ति पृथक्करण के व्यापक अर्थ को समाहित करता है, यानी कि व्यापक स्वरूप में स्वीकार करता है, ना कि कठोर अर्थ को, यानी कि एकदम कठोर, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये यदि आपके पास पॉइंट है और ये वाद का आपके पास तर्क है, इस टाइप से आप आरंभ कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये डायरेक्टली आप ये सभी लिख करके आ जाए पेपर में तो हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली यहाँ हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट नहीं आएंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा। तो इसी तरह ये 2019 का 2020 का देखा। इसी तरह ये क्वेश्चन ये भी है, आप देखें यहाँ कि अध्यादेशों का आश्रय लेने में हमेशा ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की भावना की उल्लंघन की चिंता जागृत हुई है। ठीक है ना, कि इसका उल्लंघन होता है, चूंकि अध्यादेश जारी करना का मतलब यह है कानून बनाने का काम है विधायिका का, लेकिन अध्यादेश जारी किया जाता है कार्यपालिका द्वारा, यानी कि या तो राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो ये विधायिका के कार्यों को कौन कर रहा है? कार्यपालिका। तो अध्यादेश का आश्रय लेना हमेशा ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की भावना का उल्लंघन करता है। क्यों करता है आपको समझ होना चाहिए कि भाई जो अध्यादेश जारी करना है वो कार्यपालिका का कार्य है, ठीक है, और जो कानून बनाना है वो विधायिका का कार्य है, ठीक है। फिर कहता है ये आगे कि अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्क आधार को नोट कीजिए। बताइए कि अध्यादेश क्यों लागू किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि संसद जब विश्रांति काल में रहे, ठीक है, उस समय वो महत्वपूर्ण कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, उसके लिए ये बनाया गया था। तो ये सभी आपको तर्क बताना है। बताइए कि क्यों ये आ पाया गया था। क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है? यानी कि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के बारे में पूछना चाह रहा है कि जो निर्णय हैं उस निर्णयों ने शक्ति का आश्रय यानी कि अध्यादेशों का आश्रय लेना ज्यादा आसान बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन किया जाना चाहिए कि अध्यादेश को क्या खत्म कर देना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो ये 3-4 टॉपिक्स को मिला करके है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय आपको पता होने चाहिए, अध्यादेश क्यों आरंभ हुआ था, ठीक है, ये आपको वहां आना चाहिए। अध्यादेश को समाप्त क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी प्रासंगिकता है वो मालूम होने चाहिए, ठीक है, और कैसे ये सेपरेशन ऑफ पावर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है यह भी मालूम होना चाहिए। तो आपने देखा कि देखिए ये क्वेश्चन भी 2-3 टॉपिक से मिलकर के पूछा जा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन ही पिछले आप देख रहे हैं 2015, 19 और 20 में आया है। यानी कि कभी कभी इस टॉपिक से आता रहता है क्वेश्चन और डायरेक्टली उसी टॉपिक से ना पूछ करके इंटरलिंक करके पूछता है। तो आपको जहां जहां इसको पढ़ना है, तो जो जो टॉपिक्स इससे इंटरलिंक होते हैं मैं कोशिश करूंगा उनमें आपको स्पष्ट करूंगी ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात है। और अभी आगे इसी के साथ में पढ़ाते समय भी बता दूंगा। जैसे आपको मालूम चल ही गया होगा कि अध्यादेश से मिलेगा, न्यायिक विधायन से होगा, ठीक है, और लोकहित याचिकाओं से ये जुड़ेगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है ना। इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं, जैसे अधिकरणों का मामला है, ये भी इसके मामले में भी ये बात होती है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण की बात आएगी, है ना, जुडिशियल ओवररीच, है ना, या जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इन संदर्भ में भी ये अनुप्रयोग होगा। तो इस संदर्भ में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखे। अब हम लोग थोड़ा सा ये हमने समझाने का प्रयास ये किया कि देखिए हम लोग 150 टॉपिक्स के करीब यहाँ कवर करेंगे, 150 के करीब। तो इन टॉपिक्स में क्या होगा कि मैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ चलूंगा जिस अकॉर्डिंग पेपर में कॉस्ट ऑफ बेनिफिट का सिद्धांत है कि भाई जितना हम लोग जो महत्वपूर्ण ज़्यादा है उनको कवर करेंगे सबसे पहले, फिर कम महत्वपूर्ण को टॉपिक्स कवर करेंगे और इस अकॉर्डिंग हम यहाँ कवर करेंगे। दूसरा, आपको मैं
प्रॉपर यहाँ आंसर फॉर्मेट में ही नोट्स दूंगा कि जिस प्रकार आप आंसर में डायरेक्टली चीज़ों को यूज कर पाएँ, उसी अकॉर्डिंग यहाँ मैं नोट्स दूंगा। आप देख पा रहे होंगे सीधे वैसे ही मैंने पॉइंट लिखे हैं जैसे आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। तो आपको मतलब ये याद करके डायरेक्टली समझ करके और ये आप डायरेक्टली पॉइंट लिखेंगे, इसी तरीके से आपको लिखना है जो मैंने यहाँ ये बता रखा है। ये मैंने इसलिए इस टाइप से बनाया है चूंकि किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स में भी कोचिंग्स के सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको पेपर में कैसे यूज करना है वो मैं यहाँ आपको समझाऊँ, वो आपको बता सकूँ, तो मैं अपने आप को ठीक समझूंगा कि ठीक है जो मैं करना चाह रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ। अब आपने यहाँ देखा ये वाला, तो इस प्रकार हम करेंगे। टॉपिक्स का आपको मालूम चल गया। यहाँ हम कराते हैं नोट्स। यदि आपको चाहिए तो इस नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिंक देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, और उससे नहीं मिले तो चैनल पर लिंक देख लीजिएगा, चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी और आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं ये नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ये लेक्चर, ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि यदि आप शेयर नहीं करेंगे फिर कुछ दिन बाद मुझे ये सीरीज पेड करनी पड़ेगी, और यदि आप इसको ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे फिर मैं इसको बंद कर दूंगा और पेड, मतलब सीरीज तो स्टार्ट रहेगी फिर पेड कर दूंगा। यदि आप लोग अच्छी मात्रा में देखते हैं, भरपूर मात्रा में देखते हैं और अच्छा सा रहता है तो फिर मैं इसको पब्लिकली ही रहने दूंगा और यूट्यूब पर एकदम फ्री पढ़ाऊंगा। तो आप लोग देख लीजिए, जैसा आप लोग करेंगे वैसे ही मैं आगे मैं भी करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग जैसा यदि इसको अच्छे से पसंद करेंगे, देखेंगे और आपको ठीक लगेगा और शेयर करेंगे, वॉच टाइम ठीक जाएगा वीडियोज का, तो मैं इसको फ्री रखूंगा, क्योंकि मुझे आप लोग पैसे नहीं देंगे तो कम से कम यूट्यूब देगा, ठीक है। यदि अच्छी चीज़ है तो आप लोग कम से कम बढ़ावा तो दे ही सकते हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, शेयर करो, सर को पैसा इस तरीके से मिलेगा। यदि ऐसे नहीं मिलेगा तो फिर मैं कुछ बच्चों के लिए पेड करूंगा, तो जिसमें से कुछ ही ज्वाइन करेंगे वो अच्छा रहेगा, कंटेंट भी ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ बातें ना करके पहले टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, और आज पहला टॉपिक्स कवर कराता हूं, उसके बाद सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक्स, और ये लगभग लेक्चर कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंतर्गत का ही हो, ठीक है। और फालतू की बकवासबाजी ना हो, डायरेक्टली हम लोग पढ़ें तो आप लोगों की समय भी यूटिलाइज हो, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स के बारे में। चलिए मित्रों अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में, और ये आपके क्या सिलेबस लगा हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आपको मैंने पहले ही वो श्रृंखला तो आपको देखनी ही है, उसके साथ ही यह श्रृंखला देखनी है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो जो श्रृंखला आप वहां चल रही है प्रीलिम्स का मेंस वाली, वो देखना ही है, उसके साथ ही ये देखना है। मेंस केवल है ओरिएंटेड, कि आप मेंस के समय को समझ सकें, मेंस के अप्रोच को समझ सकें, मेंस के वीवाई को समझ सकें, ध्यान रखिए। अब हम लोग समझते हैं सिलेबस को। ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ एक सिलेबस लिखा हुआ है, विभिन्न घटकों के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस समझना। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है वेरियस ऑर्गन्स या विभिन्न घटक। इसका मतलब ये कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तो पढ़ना है, लेकिन केवल शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं, इसको विभिन्न घटकों से भी जोड़ करके देखना है। जैसे आपने क्वेश्चन देखे कि वो क्या दिख रहा है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, एसओपी कहेंगे। तो आप बार बार एसओपी बोलूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है ये किसके बीच में, जैसे कि अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है, इसका न्यायपालिका के संदर्भ में पूछेगा, इसका देखा आपने कार्यपालिका के संदर्भ में पूछेगा, इसको विधायिका के संदर्भ में पूछेगा, ठीक है। इसको पूछेगा यह आपके अधिकरणों के बारे में, इसको पूछेगा जनहित याचिकाओं के संदर्भ में, इसको पूछेगा न्यायिक विधायन के संदर्भ में, ठीक है। तो न्यायिक विधायन के संदर्भ में, जनहित याचिका के संदर्भ में, है ना। और ये सभी चीजों को पूछेगा कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो विभिन्न घटकों के बीच आपको समझना है मित्रों, ध्यान रखिए।
ये विभिन्न घटकों के बीच पूछ रहा है। आगे लिखा है विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, तो इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे विवाद निवारण तंत्र और संस्थान वगैरह। ये सब अर्ध न्यायिक निकाय वगैरह है, न्यू जुडिशियरी वगैरह की बात है, और भी कई सारी अर्ध न्यायिक निकाय हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात है। तो ये अभी हम केवल इतना दिख रहे हैं कि विभिन्न घटकों के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और फिर इससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने आपको सिलेबस समझाने का प्रयास किया, पीवाईक्यू समझाने का प्रयास किया, सिलेबस समझाने का प्रयास किया, और इसी अकॉर्डिंग चलना है। आपको कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कि वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पीवाईक्यू बने हैं वो आपको किसी से पढ़ने के बाद बन रहे हैं या नहीं, इसी से आप लोग ध्यान रखें। और आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी फालतू की बातों में यदि ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में और देखेंगे ये क्या होता है। अब मैं आपको ये बात बताऊं, आप लोगों ने दो चीजें सुना होगा, एक तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा सुना होगा ये कि शक्ति विभाजन। तो एक शक्ति विभाजन यानी कि एक तो होता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो आपको बताऊं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन है, यह शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के मध्य। यानी कि जब आप संघीय सरकार की विशेषताएं पढ़ते हैं कि संघात्मक सरकार की विशेषताएं क्या है, तब वहां पढ़ते हैं कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। और किस किस के बीच होना चाहिए शक्तियों का विभाजन? संघ और केंद्र के मध्य, संघ और उसके प्रांतों के मध्य, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मत। तो ये संघीय या फिर संघात्मक जब सरकार की बात करती है या संघात्मक प्रणाली की बात करती है, ठीक है, तब ये चीज पढ़ती है आप शक्ति विभाजन, तो केंद्र और राज्य में। लेकिन जब शक्ति पृथक्करण पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं, तब वो इससे भिन्न है। शक्ति पृथक्करण का मतलब है विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य शक्तियों का क्या विभाजन है, तीनों को क्या क्या कार्य दिए हैं। देखो मैं सीधे साधे आपको बता देता हूं तीनों क्या हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग तीनों लोग भाई हैं, अपने तीन भाई हैं, एक पिता है, एक पिता के तीन भाई हैं। एक को दे दिया भाई, जो चूंकि वो बड़ा भाई है तो बड़े भाई से दे दिया कि क्या करना है तुम बताओगे, यानी कि कानून तुम बनाओगे कि घर में क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या करेगा, कौन कहाँ जाएगा, ये बड़ा भाई तय करेगा पहले नंबर का। इस बड़े भाई का नाम है मान लीजिए जुडिशियली। हालांकि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है शासन के संदर्भ में, ये तो मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक भाई को दे दिया कि जो ये बताएगा तुम वो काम करोगे, तो ये क्रियान्वयन हो गया, ठीक है। एक कार्य से करोगे कि ये भाई ने जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा, दूसरा भाई ये गलत भी तो कह सकता है। ये बड़ा भाई बोले तुम ये काम करो, हमारे कपड़े धो दिन भर, तो ये कार्यपालिका, ठीक है ना, ये कपड़े ही धोते रहे, लेकिन ये क्या ठीक है ऐसा करवाना? तो ये बताएगा एक और भाई जो होगी न्यायपालिका, जो होगी न्यायपालिका। यहाँ आप दिख रहे हो, मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ डायग्राम में कर दिया है। आप ये जो कानून बनाने वाला यहाँ कर दीजिए, कानून बनाने वाला यहाँ कर दीजिएगा। फिर से ही आपको बता देता हूं, ये कानून बनाने वाला मान लीजिए, ये इसको क्रियान्वयन करने वाला, और ये परीक्षण वाला या फिर समीक्षा कि जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है नहीं। तो ये भाई कानून बनाएगा, ये क्रियान्वयन करेगा, ये समीक्षा करेगा कि ये ठीक करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। यही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है कि तीनों के अपने अपने कार्य हैं। विधायिका के अपने कार्य हैं, कार्यपालिका के अपने कार्य हैं, न्यायपालिका के अपने कार्य हैं। और कार्य होने का मतलब है कि उसे उस कार्य की शक्ति दी गई है। जैसे विधायिका को यह शक्ति है कि वो कानून का निर्माण करे, संविधान में संशोधन करे, आर्टिकल 368, ठीक है। ऐसे ही कार्यपालिका को यह है कि जो विधायिका कानून बना रही है उसका क्रियान्वयन करे। जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि जो
कानून बनाया गया है वह संविधान सम्मत है ना, या नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग, उसको चेक करना, जांच करना, परीक्षण करना, समीक्षा करना, अवलोकन करना, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, तो ये करना है। तो तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने अपने कार्य हैं। यही है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो यानी कि जो ये कार्य बांटे हैं हमने, ये किसके आधार पर माने हैं? हमने इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग बांटे हैं। ठीक है, तो क्या ये सिद्धांत आज आप पढ़ा रहे तभी ये पैदा हुआ है या ये बहुत पहले से था? अरे भाई, ये सिद्धांत बहुत पहले से है। ठीक है, अब कहा कब से है, और इसी सिद्धांत से सीख करके, समझ करके हमने अपने भारतीय शासन प्रणाली में इसको अपनाया है। ठीक है, कि अपनी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। तो कब से है सर ये, और ये क्या होता है, इसकी परिभाषा आएगी तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, ऐसे भी कोई देश हैं जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं मानते हैं? ऐसा कौन सा है जो इसको हूबहू मानता है? और भारत इसको कैसे मानता है या नहीं मानता है? क्योंकि भारत में तो आप ऐसा भी देखते हैं कि कभी कभी न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य कर रही होती है, कभी न्यायपालिका विधायिका का कार्य कर रही होती है, कभी विधायिका कार्यपालिका का कार्य कर रही होती है, कभी विधायिका न्यायपालिका का कार्य करने लगती है। तो ये होता है भारत में। तो फिर भारत में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है, या फिर कैसा सेपरेशन ऑफ पावर है? अच्छा, ऐसे कौन से, क्या संविधान में डायरेक्टली लिखा है कहीं संविधान का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लिखा है क्या, बताइए? इसके बारे में हम लोग जानकारी अभी करेंगे। अच्छा, कौन से अनुच्छेद हैं जो बताते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है? अब आप लोग लिखिए इन चीजों को कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। आपको यदि ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझना है और आप चाह रहे हैं कि आप इस टॉपिक्स में महारत हासिल हो, और आपने पहले कभी थोड़ा बहुत भी पॉलिटी पढ़ा है, या आप चाहते हैं कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले मेरी बात मानिए। आप लिखिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। ठीक है, फिर आप बताइए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यानी कि आप इंट्रो लिखने का प्रयास करिए। एक मेरे पढ़ाने से पहले आपको क्या आता है परीक्षण करिए, और जब आप ये एक खाली पेज पर लिख करके देख लेंगे, मैं कह रहा हूं आपको एक बार में ये टॉपिक्स याद हो जाएगा मेंस के लिए, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो आप पढ़ रहे हो, जो आपका टीचर कह रहा है, उसको आपको मानना होगा। अब मानिए ये आपके भले के लिए है, तो आप लिखिए कि क्या है शक्ति पृथक्करण। अरे उल्टा सीधा ही लिखिए, मैंने समझाया अभी उसी को लिखिए। ठीक है, तो ये लिख के देखिए शक्ति पृथक्करण क्या है। दूसरा, आप ये देखिए कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किन का संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आपको कितने याद आ रहे हैं? ठीक है, एक आ रहा है अनुच्छेद, या 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। यदि 3 आ रहे हैं तो आपको 5 कैसे पेपर के लिए याद करने हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि संविधानिक प्रावधान क्या है। अच्छा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का महत्व क्या है, इस पर भी आप लिखने का प्रयास करिए। 5-6 पॉइंट सोचिए क्या महत्व है, और लिखिए। ये पढ़ने से पहले लिखिए मित्रों, बहुत ही लाभ होगा इस सिद्धांत का। जो मैं कह रहा हूं, ऐसे पढ़ने का मजा ही अलग है। ठीक है, फिर आप ये लिखिए कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में से चुनौती क्या है, या फिर इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, इसको लिखिए कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में समस्या क्या है। फिर आप ये लिखिए कि भारत ने कैसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया, कैसे शक्ति पृथक्करण को भारत ने अपनाया है, यानी कि कौन कैसा कठोर, लचीला या मीडियम कैसा अपनाया है। ठीक है, क्या कोई आप डायग्राम बना सकते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बताने के लिए? सोचिए, कोई डायग्राम बना सकते हैं क्या? बना के देखिए। तो कैसा, आप ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्या समस्याएं हैं, अब आपको
फिर एक चीज और सोचिए कि किन किन टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। यदि आपने पढ़ा है तो आप इसको इंटरलिंकिंग करिए कि किस किस सिद्धांत से ये, जैसे अध्यादेश से, न्यायिक विधायन से, न्यायिक सक्रियता से, ठीक है, जुडिशियल ओवर रीच यानी कि न्यायिक अतिक्रमण से, ठीक है। तो इन सभी को देखिए और ये आप वीडियो यहीं पॉज करिए, बंद करिए और ये चीज लिख करके पहले देखिए, फिर आप इसको आगे समझिए, बहुत ही अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए मित्रों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि क्या है, यानी कि ये बताइए, पूछने के संदर्भ में मेरा यही था कि मैं भी यही पढ़ाऊंगा आपको कि क्या है शक्ति पृथक्करण, कैसे पेपर में इंट्रो लिखना है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें चुनौतियां या समस्याएं क्या हैं, और भारत ने कैसा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अपनाया है और क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसकी हम बात करेंगे, क्या क्या इंटरलिंकिंग है। अब हम लोग एक एक को यहां आरंभ करेंगे और समझेंगे कि क्या है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और क्या आगे इसकी परिचर्चा है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या है शक्ति पृथक्करण, इसके बारे में हम लोग यहां देख रहे हैं। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आशय शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों के सुस्पष्ट विभाजन से है। आप देखो, मैं इसलिए ये चीजें लिख के लाया हूं कि मैं समझाऊं आपको, चूंकि लिखा तो हर जगह है। चलिए, तो सुस्पष्ट विभाजन से है, किस चीज के? शक्तियों के सुस्पष्ट विभाजन से है शक्ति पृथक्करण का आशय। आपको कैसे पेपर में लिखना है आप सोचो, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, किसी भी चीज को आपको लिखना हो तो आप उसके बाद यहां क्या करो कि बताओ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आशय है, न्यायिक सक्रियता से आशय है, ठीक है, न्यायिक अतिक्रमण से आशय है, या फिर आप और भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से अभिप्राय है, ठीक है, न्यायिक सक्रियता से अभिप्राय है। तो इस प्रकार आपको ये स्टार्ट करना है। फिर क्या है वो चीज, उसके बारे में बताइए कि विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों के सुस्पष्ट विभाजन से है, यानी कि सुस्पष्ट विभाजन से है। क्यों करना है सुस्पष्ट विभाजन भाई? मान लो आपके घर में आप हैं और आपके घर में आप के घर में ये नहीं है कि किसको क्या कार्य करना है। जैसे मेरे घर में क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है, एक को करना होता था झाड़ू लगाएगी, एक को खाना करना है, एक को कुछ और काम करना है, जैसे कि मान लीजिए कपड़े धुलने हैं। अब ये 3 काम है, यदि हम नहीं कहेंगे कि किसको क्या क्या करना है तो इन तीनों के बीच लड़ाई होती थी, और जब लड़ाई होती थी तो मम्मी क्या करती थी कि कहती थी देखो, छोटी वाली झाड़ू लगाएगी, दूसरे नंबर वाली खाना बनाएगी, तीसरे नंबर वाली कपड़े धुलेगी। फिर लड़ाई नहीं होती थी 5-7 दिन, लेकिन फिर क्या होता था, इन लोगों को मजा नहीं आता था, तो ये लोग अपना काम में देरी करते थे या दूसरे का कार्य करने को कर लेते थे। 1-2 दिन तो सुलह से दूसरे का काम कर लेते थे, लेकिन फिर लड़ाई स्टार्ट, तो फिर मम्मी के पास आना पड़ता था। तो शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन होता था, कार्यों का सुस्पष्ट विभाजन होता था। बस यही यहां है कि कार्यपालिका है एक बहन की भांति, एक न्यायपालिका है और एक विधायिका है। तो इन तीनों को अपने अपने कार्य दे दिया गया है और सुस्पष्ट बांट दो कि ये लोग जिससे कि अपने कार्य कर सकें। तो यानी कि इससे क्या होगा, इससे परस्पर एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा कि भाई जिसका जो कार्य है वह उस कार्य को करे, और भाई इससे यह भी नहीं होगा कि भाई यदि नहीं बांटेंगे तो कोई एक सब काम लेगा और अपने मन के काम लेगा, दूसरे के कार्यों को करवाएगा। यानी कि शक्ति का संचयन होगा, कार्यों का संचयन होगा, एक साथ सब मिल जाएंगे, फिर वो कार्य भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। इसी चीज को रोकने के लिए इस सिद्धांत को अपनाया जाता है कि भाई काम बांट दो कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। यानी कि घर के अंदर भी सर शक्ति पृथक्करण होता है। अरे बिल्कुल, घर से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि घर में स्पष्ट कार्यों का बांट देना, यानी कि शक्ति पृथक्करण का मतलब कि क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, उसका स्पष्ट विभाजन कर देना। कार्यपालिका
न्यायपालिका और विधायिका सबको मालूम हो चुका होगा। विधायिका विधि निर्माण करने वाली संस्था है, कार्यपालिका उस विधि को क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, न्यायपालिका उन विधियों की संवैधानिक आधार पर समीक्षा या जांच करने वाली संस्था है। तो इन तीनों के मध्य कार्यों का सुस्पष्ट विभाजन ही शक्ति पृथक्करण है। यही आपको पेपर में लिखना है। अब इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, यानी कि ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो आप लोगों ने इसकी परिभाषा देखी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आशय शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों के सुस्पष्ट विभाजन से है, जिससे कि परस्पर हस्तक्षेप तथा एक अंग में शक्तियों का संचयन ना हो सके कि एक ही व्यक्ति में हो गया। इसके मूलतः तीन घटक हैं, ठीक है ना। तो निम्न तीन घटक हैं, यानी कि इन चीजों का ध्यान रखना है। पहला ध्यान ये रखना है कि एक व्यक्ति केवल एक ही अंग का हिस्सा हो, जैसे कि एक व्यक्ति एक ही कार्य करे। जैसे कि यदि आपका झाड़ू लगाना काम है तो आप झाड़ू ही लगाओ, आपका खाना बनाना काम है तो खाना ही बनाओ, आपका काम कपड़े धोना है तो आप कपड़े ही धो लो। वो व्यक्ति दोनों काम नहीं करने चाहिए कि झाड़ू और कपड़े। यदि दोनों करने लगेगा तो वो झाड़ू और कपड़े को मिलाएगा, कहेगा नहीं पहले मैं कपड़े करूंगा, फिर झाड़ू करूंगा, फिर झाड़ू करूंगा और फिर कपड़े करूंगा, तो समय से काम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। या फिर कुछ किसी को जरूरत है उस समय झाड़ू की, लेकिन वो कपड़े धुलने मिलने में लगा है, गंदा पड़ा है घर पूरा, तो ये है। इसलिए यानी कि एक व्यक्ति एक अंग का हिस्सा हो, यानी कि दूसरा ये कि दूसरे के कार्यों को ना प्राप्त कर सके। जैसे कि आप खुद सोचो कि यदि विधायिका कानून बनाती है और कानून सही बना है या गलत बना है, उचित है या अनुचित है ना, राइट है या रॉन्ग है, इस चीज का निर्णय करना स्वयं मोदी जी के पास होता। यानी कि मोदी जी एक तो विधायिका में होते, ठीक है, और एक न्यायपालिका में होते, तब फिर क्या होता, मोदी जी जो कानून बनवाते वो सभी कानून सही होते, गलत होते ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए हालांकि हमारे यहां क्या है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे मोदी जी एक तो विधायिका का हिस्सा भी हैं और कार्यपालिका का भी हिस्सा भी हैं। इसलिए हमारे यहां कार्यपालिका और विधायिका में कार्यों का ओवरलैपिंग है और स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम कठोर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, यानी कि हम कठोर नहीं अपनाते हैं, ठीक है। और इसके हम आगे बताएंगे। तो एक तो यही पॉइंट हुआ कि हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका एक साथ है, यह प्रमाण है, यानी कि विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसका आशय यह कि हमारे यहाँ पूर्ण रूप से कठोर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं है। तो मैंने क्या बताया इसके तीन घटकों में। पहला घटक क्या बताया, एक व्यक्ति केवल एक ही अंग का हिस्सा हो। दूसरा, एक अंग दूसरे अंग के हमें हस्तक्षेप ना करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अंग दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा, कि एक अंग दूसरे के कार्यों को भी ना करे। तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, और जो ये तीन चीजें ध्यान रखता है इसका मतलब ये कि वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार रहा है। अब क्या हुआ, यानी कि एक इंट्रोडक्शन आप ये लिख सकते हैं, एक और इंट्रोडक्शन आप यहाँ मैंने लिखा है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने एक एक दो इंट्रोडक्शन, कहीं चार चार इंट्रोडक्शन में भी लाऊंगा, जिससे कि आप लोग भिन्न भिन्न इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकें। देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जहां, देखो वहां मैंने आशय किया था, यहां अभिप्राय किया है। तो इन चीजों को भी आपको सीखना है। मैं धीरे धीरे आपको सभी चीजें सिखा दूंगा, बस आप लोग देखते जाइए कि कैसे आपको नई नई चीजें, कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जहां निर्णय की संपूर्ण शक्तियां एक केंद्र में निहित ना होकर, ठीक है, क्या देखा है, एक केंद्र में निहित ना होकर के विविध अंगों को प्रदान की गई हो, ठीक है। यहां विविध अंगों से मतलब यह है शासन व्यवस्था के कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इसे हम प्रायः कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रूप में देखते हैं। तो यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है। तो यह हम लोगों ने देखा। अब देखो, ये जो सिद्धांत आया ये किसने लाया है, तो ये आपको बताऊं,
एक आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। ये यहां आगे शायद लिखा भी हो इस फैक्ट के बारे में, नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धांत है, इन्हीं द्वारा दिया गया था। चूंकि सिद्धांतों की ज़्यादा हम लोगों को मेंस में जरूरत है नहीं, लेकिन इस नाम की बहुत जरूरत है, तो इस नाम को आप लिख लीजिए। फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है वही वाला। ठीक है, तो इनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया कि भाई तीनों अंगों के मध्य स्पष्ट शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? तो जिससे कि हस्तक्षेप ना हो, और हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, तो एक केंद्र में साथ में ही शक्ति संचयन ना हो, तो एक केंद्र में शक्ति संचयन ना हो, इन चीजों के लिए। क्योंकि जैसे ही एक केंद्र में शक्ति संचयन होगा, तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा, निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो ये सभी चीजें होंगी। अब देखते हैं, अब आपको एक डायग्राम बनाना है पेपर में, इंपोर्टेंट वाला, ये वाला। ये डायग्राम क्या है देखिए आप, कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन, ऐसा आपको बता देना है। क्योंकि जब क्वेश्चन ये वाला पूछे तब जरूर बनाना है इसको, कि ये वाला कि क्या आपके विचार में भारत के संविधान में कठोर संविधान, ये वाला क्वेश्चन, क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि नियंत्रण व संतुलन पर आधार पर करता है। ऐसा क्वेश्चन जब पूछे तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये डायग्राम क्या कह रहा है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। देखो, भारत और अमेरिका और ब्रिटेन, चूंकि यही इन्हीं का अधिकतर हम तुलना करते हैं, तो यही इन्हीं को हम तुलना करेंगे। यहां जो अमेरिका है, यूएसए है, इसमें क्या किया इन्होंने कि शक्तियों का स्पष्ट अनुच्छेद लिख करके वर्णन कर दिया। जैसे कि हम आपको बताएं, ये काल्पनिक बता रहा हूं मैं डाटा, कि अनुच्छेद 1 में लिखा है वहां कि कार्यपालिका अपने कानून बनाएगी, विधायिका अपने कानून बनाएगी और न्यायपालिका अपने कानून बनाएगी। इसका मतलब तीनों अंगों में स्वतंत्र उनके काम बांट दिए हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, अपना काम करेंगे तीनों। तो ऐसा यूएसए में अपनाया गया है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सामान्यतया कठोर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। क्योंकि पूर्णतः कठोर पृथक्करण सिद्धांत इन्होंने भी नहीं अपनाया है, बात समझ लीजिए आप। क्योंकि जैसा मॉन्टेस्क्यू ने दिया था ना सिद्धांत, उस प्रकार का व्यवहारिकता में लागू कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, यानी कि वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और चूंकि उसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि उसे बहुत सारे देशों ने अपनाया है, इंक्लूड इंडिया। चलिए आगे हम लोग देखें तो तीनों अंग स्वतंत्र हैं यूएसए में, यानी कि तीनों के भिन्न भिन्न स्पष्ट है कार्यों का वर्णन। वहीं आप देखें यूके में, देखें तो यूके में तीनों अंग आश्रित हैं। तो आपको डायग्राम ऐसा बनाया, तीनों अंग आश्रित हैं। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों अंग आश्रित हैं, ध्यान रखिए। आप यहां देखें कि वहां जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ वो 2010 में हुआ है। ठीक है ना, इससे पहले जो उच्च सदन था वहां का, उसी से न्यायपालिका का निर्माण होता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, उसका नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी से गठन होता था, ध्यान रखिए। अब लेकिन भारत का क्या स्थिति है, तो भारत में क्या है कि कार्यपालिका विधायिका परस्पर आश्रित है, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। जैसे आप मोदी जी को सांसद बनाते हैं, और मोदी जी सांसद बनते हैं, और फिर वो कार्यपालिका के विभाग होते हैं। ठीक है, तो जो सांसद होते हैं वही उन्हीं से मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसका मतलब यह कि हमारे यहां कार्यपालिका और विधायिका परस्पर क्या है, आश्रित हैं, और न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से है, यानी कि हम लोगों ने यह अपनाया, तो अपने भारत को बताया। यह डायग्राम आपको बहुत जरूरी है डालना, और ऐसे डायग्राम को यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको नंबर बेहतर मिलेंगे अपेक्षा कि आपने संकल्पना को समझाया। तो अभी तक हम लोगों ने यह समझा कि भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कैसा अपनाया गया है, अमेरिका में कैसा अपनाया गया है, या फिर यूके में कैसा अपनाया गया है। इसको आपने इस डायग्राम से समझ लिया, ध्यान रखिएगा।
आपसे जब पूछता है कि विभिन्न देशों के साथ तुलना करिए, तो आपको यह भी पूछ लेगा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की भारत और अमेरिका की तुलना कीजिए, भारत और ब्रिटेन की तुलना करिए, तब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट प्रयोग करना ही होगा। और वैसे भी आपको बताऊं कि यदि पूछता है भारत और अमेरिका से या भारत और ब्रिटेन से तुलना करिए भारतीय संविधान की, तो आप ना पूछते हुए भी ये डायग्राम डाल सकते हैं, क्योंकि भाई तुलना कर रहे हो तो शक्ति पृथक्करण की भी तुलना कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये डायग्राम वहां भी आप कर सकते हो, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान क्या है। आप लोगों ने याद किए होंगे, आपने लिखा होगा कौन कौन से अनुच्छेद लिखे थे, एक बार देख लीजिए आप अपने रजिस्टर में। फिर हम लोग यहां देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को दिखाते हैं और क्या क्या उनके बारे में वर्णन है। हम यहां आपको पढ़ाने वाले हैं इस चीज को। तो भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित प्रावधान क्या क्या है, जहां दिखता है कि शक्ति पृथक्करण। अच्छा, पहली बात तो यह है, क्या सर सीधे तौर पर लिखा हुआ है? तो नहीं लिखा हुआ है। प्रीलिम्स के लिए जानकारी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सीधे तौर पर कहीं नहीं लिखा हुआ है हमारे संविधान में, ठीक है। ये विभिन्न प्रावधानों से मालूम चलता है कि हमने भी इसको अपनाया है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13, ठीक है, जो कहता है, जो ये हमारे यहां बताता है कि यदि कोई विधायिका द्वारा विधि बनाई गई है और वो विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह उस विधि को न्यायालय उस सीमा तक असंवैधानिक घोषित कर देगा जिस सीमा तक वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी, ठीक है। तो ये यह दिखा रहा है कि स्पष्ट शक्ति का विभाजन नहीं है। एक तो अनुच्छेद 13 को आप इस संदर्भ में यूज कर सकते हैं कि स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट होता तो ये तो डायरेक्टली तौर पर न्यायपालिका को विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दे रहा है। यानी कि इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माता पूर्ण शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपना नहीं चाहते थे। वह चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाना चाहते थे, और उसका प्रथम प्रमाण अनुच्छेद 13 है। तो ऐसा एनालिसिस आपको पेपर में करना होगा। यदि आप ऐसा एनालिसिस करते हैं और ऐसी चीजों को समझते हैं तो ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपकी धीरे धीरे समझ विकसित होती रहेगी। चलिए, तो यहां ये दिखाता है कि हमारे यहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन ये क्या है कि इस प्रकार का ये मतलब ऐसा कि न्यायिक समीक्षा की भी बात ये अनुच्छेद करता है और ये भी बता रहा है कि पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं है। अब देखते हैं और भी अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 और 226 संवैधानिक उपचारों की बात करता है का अधिकार। इसका मतलब यह कि यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कोई संसदीय विधि, यानी कि संसद द्वारा बनाया गया कानून, यदि कोई भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये हमारा उल्लंघन कर रहा। अरे संसदीय विधि के अलावा भी यदि कोई व्यक्ति भी कर रहा है आपके उल्लंघन मौलिक अधिकार का, तो भी आप जा सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर केवल आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों जा सकती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीलिम्स की थोड़ी सी बात है, हालांकि मेंस के लिए भी ये बात जरूरी है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये 226 और ये बताया। अब देखो, जो स्पष्ट रूप से शक्ति पृथक्करण की बात करता है वो है अनुच्छेद 50, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ याद हो ना हो, अनुच्छेद 50 आपको शक्ति पृथक्करण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले जो 13 है, 32 और 26 है, ये मूलतः न्यायिक समीक्षा, न्यायिक अतिक्रमण से इंपॉर्टेंट ज्यादा है,
ठीक है, उन चीजों से ज्यादा रिलेट करते हैं। हालांकि ये भी दिखाते हैं कि नियंत्रण व संतुलनकारी सिद्धांत कैसे अपनाया गया है। यदि वहां आपको प्रमाण देना है तो इनका उपयोग आप ज्यादा करेंगे। शक्ति पृथक्करण की स्पष्ट बात करता है अनुच्छेद 50, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि डीपीएसपी के तहत कहा गया है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करे। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 50 में है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। आप देखेंगे अनुच्छेद 122 देखिए और 122 देखिए और 212 देखिए। इसमें 122 में कहा गया है संसद और इसमें कहा गया है राज्य विधानमंडल, यानी कि अनुच्छेद 212 में राज्य विधानमंडल और अनुच्छेद है ना, कुछ नहीं आपको ऐसा करना है कि 122 याद करना है, फिर आपको 2 को पीछे रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि अनुच्छेद 122 में क्या कहा गया है कि संसद की कार्यवाही की जांच करने पर न्यायालय पर प्रतिबंध, यानी कि कुल मिलाकर के ये कि संसदीय कार्य क्या चल रहे हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा कि अध्यक्ष ने किस आधार पर इस व्यक्ति को हटाया, सांसद को, या फिर किस प्रकार से हटाया। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा है कि ऐसा कहा गया है कि भाई संसद के कार्यों में भी कुछ कुछ अनुच्छेद में है, तो वो विशेष ऐसी बातें हमें आगे आपको बताते चलूंगा कि कौन कौन सी बातें हैं, वो संसद के अंतर्गत का भी ये मामला वो भी न्यायालय देखेगा। लेकिन अधिकतर मामला जो संसद के अंतर्गत हो रहा है उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक इसका उदाहरण आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने किसी मामले में क्या सलाह दी है, यह सलाह जानने का अधिकार न्यायालय का नहीं है। जैसे राष्ट्रपति से, ठीक है ना, राष्ट्रपति से कोई कार्य किया गया, किसी चीज के लिए सलाह दी गई, ठीक है, वीटो के संदर्भ में या क्षमादान के संदर्भ में मंत्रिमंडल द्वारा, तो बताना जरूरी नहीं है, ना बताना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, ना पूछ सकता है कि क्या सलाह दी है। तो ये कहता है, यानी कि ये दिखाता ही अनुच्छेद को आपको सीधे शब्दों में बताऊं कि न्यायपालिका का विधायिका में हस्तक्षेप नहीं। ऐसे ही मैं आपको एक इंपोर्टेंट अनुच्छेद यहां नहीं लिखा है, वो आप लोग लिख लीजिए, अनुच्छेद 121, 122 से जस्ट एक अनुच्छेद पहले। इसमें क्या लिखा है कि विधायिका द्वारा भी न्यायिक गतिविधियों की जांच नहीं की जाएगी, यानी कि न्यायिक या न्यायाधीशों की या न्यायपालिका के संदर्भ में बात नहीं की जाएगी संसद में। केवल जब न्यायाधीशों पर इम्पीच चल रहा हो, यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो रही हो, तब। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इम्पीच, चूंकि इंग्लिश में इम्पीच ही होता है हटाने के लिए, तो हटाने का मतलब इम्पीच, बाकी महाभियोग केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चूंकि कुछ लोग बहुत विद्वान होंगे तो वो कहेंगे सर ऐसा क्यों, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 121, 122, ऐसे ही 212 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल की में भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा या न्यायालय। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहां मैंने बताया। अब देखते हैं और भी, तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्पष्ट बताते हैं कि तीनों को एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना है। उसके अलावा भी देखो आगे अनुच्छेद 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति देता है कि पूर्ण न्याय करने के लिए ये है। तो वस्तुतः पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में वो न्यायिक सक्रियता दिखाता है, जो कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। ठीक है, क्योंकि इसके तहत यह भी कह सकता है, जैसे कि कोविड में कहा गया था कि भाई जो प्रवासी मजदूर हैं वो भूखे मर रहे हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करके इसका निर्देश देना, आदेश देना, यह अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय का शक्ति का प्रयोग करके ही किया गया था। अभी मणिपुर मामले में भी जो
न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है वो अनुच्छेद 142 के तहत ही पूर्ण न्याय को लेकर के। वस्तुतः जनहित याचिका के तहत जो भी मामले आते हैं वो भी अनुच्छेद 142। हालांकि जनहित याचिका के मामले में आप ध्यान रखिए, आपको बताऊं अनुच्छेद 32 और जो ये ऊपर बताया था 226 ही महत्वपूर्ण होते हैं, वहां ध्यान रखिए। तो जनहित याचिका के संदर्भ में हुआ तो ये आपने देखा कि पूर्ण न्याय करने हेतु भी ये कर सकता है, यानी कि ये न्यायालय को अतिरिक्त ऐसी शक्तियां देने का मतलब ये कि हमने नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया है। और आगे मैं बात करता हूं अनुच्छेद 105 और 194 को भी देखो। अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शक्तियां व विशेष अधिकार, जो विशेष अधिकार की बात होती है तो देखो संसदीय विशेष अधिकार भी दो प्रकार के हैं। एक तो है उस संसदीय विशेषाधिकार जो संसद के विशेष अधिकार होते हैं, एक होते हैं संसद के विशेष अधिकार, संसद जिसे आप चयन करते हैं उसके, ठीक है। तो यानी कि संसद के संदर्भ में अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संसदीय विशेषाधिकार है ना, और सांसदों के विशेषाधिकार की बात 105 की में ही है। वही 194 में 194 में ये राज्य विधानमंडलों के बारे में, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार की परिचर्चा है। तो इनको विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब ये कि जब ये सदन में हो तब इनके जो मतलब कुछ समय पहले से कुछ समय बाद तक, ठीक है, सांसदों पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, उन पर ऐसा कि उन्हें सामान्यतः आप बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें विधि निर्माण में प्रक्रिया लेना है ना, मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, इस टाइप से बातें हैं। सिविल मामले की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही 194 में भी है। कुछ ये भी है कि भाई अनुच्छेद 105 के तहत किसी सांसद द्वारा अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो विशेषाधिकार के उल्लंघन के आधार पर जो अध्यक्ष है वह कुछ सांसदों को बाहर हटा सकता है, निरहर संसद से बाहर कर सकता है, ठीक है। तो यह अधिकार जो है अभी जैसे किया गया है, आपने देखा सांसदों को बाहर किया गया है बहुत सारी, वो इन्हीं सभी चीजों के आधार पर किया गया है। तो ये कार्य करना वस्तुतः किसका काम है बताओ? ये तो न्यायालय का काम है कि भाई न्याय करना, कि भाई सांसदों ने गलत किया है या नहीं किया है, ये न्यायालय का काम होना चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ संसद को दिया गया है, अध्यक्ष को दिया गया है, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के राज्य विधानमंडल के बारे में बात करें तो वहां उसके अध्यक्ष को दिया गया है। लेकिन इसका प्रयोग वस्तुतः न्यायिक बात है तो न्यायिक चीज का प्रयोग तो न्यायपालिका के पास होना चाहिए इस चीज का, लेकिन ये अध्यक्ष कार्य करता है। तो जो अध्यक्ष के द्वारा न्यायिक कार्य होते हैं कि धन विधेयक विधेयक है या नहीं है अनुच्छेद 110 के आधार पर, तो ये धन विधेयक है या नहीं है ये कौन करता है? अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो ये तो न्यायिक कार्य है भाई, इसका तो सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए, लेकिन नहीं, भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया। इसका मतलब ये दिखाता है कि हमारे यहां चेक एंड बैलेंस वाला शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है, नियंत्रण व संतुलन वाला अपनाया गया है, ठीक है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि न्यायपालिका के कार्यों को विधायिका द्वारा करना, जैसे राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, यह क्षमादान की शक्ति किस वैसे न्यायिक निर्णय है ये तो कि मृत्युदंड देना है या नहीं देना है, तो ये न्यायपालिका का कार्य है। लेकिन कार्य कौन रहा है? कार्यपालिका। न्यायपालिका के कार्य को कार्यपालिका कर रही है। अधिकरणों का निर्माण करना, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, ये हो रहा है, विधायिका द्वारा किया जा रहा है, जबकि न्यायपालिका का कार्य है। न्यायपालिका के लोगों को कैसे आप हटा सकते हो? लेकिन यहां यही प्रक्रिया है, यानी कि ये सभी प्रावधान जो मैंने बोले ये दिखाते हैं कि हमारे यहां नियंत्रण व संतुलन का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। और क्या क्या अनुच्छेद हैं हमारे यहाँ, आर्टिकल हैं जो बताते हैं। तो देखो ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ बताए हैं। ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के कठोर सिद्धांत को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाया गया है। चूंकि अभी इसी के हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी को करेंगे, फिर महत्व को हम लोग समझेंगे। यहां ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि हमारे यहां अब इसका तर्क क्या है कि हमने कठोर शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया, ठीक है, हमने नियंत्रण व संतुलन कार्य को अपनाया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आपको लिखना है। जैसे एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा दूं, देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को पुनः देखिए। क्वेश्चन लिख करके आपको भेजना है मुझे, है ना, टेलीग्राम चैनल पर आप भेजिएगा मुझे। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर शक्ति पृथक्करण को, यानी कि शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? तो पहले आपको इस बात के लेकर के तर्क देना है और वही हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। बल्कि नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाता है। तो ये तो आपको ये बताना है कि कैसे पता चलता है कि नियंत्रण व संतुलन को अपनाना है और कैसे कठोर को नहीं अपनाता है। हालांकि दोनों बातें एक ही हैं कि कठोर को नहीं अपनाता है, नियंत्रण व संतुलन की को अपनाता है। तो इसके संदर्भ में आपको कुछ अनुच्छेद का उदाहरण, कुछ तर्कों का उदाहरण, कुछ केस या वाद का उदाहरण लेकर के ये बात करनी है। अब हम लोग इसी की बात करते हैं। सबसे पहले हमने अनुच्छेद तो कई सारे देखे हैं कि अनुच्छेद आपका बता रहा है, अनुच्छेद 121 सी की बात कर रहा है, अनुच्छेद 122 सी की बात कर रहा है, अनुच्छेद 105 सी की बात कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 105 और 194 शायद यही था, हाँ 194 बात कर रहा है विधानमंडल के संदर्भ में, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद आपने देखे हैं ये सभी क्या है, ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नियंत्रण व संतुलनकारी अपनाया गया है, कठोर नहीं अपनाया गया है। अब देखो एक बात के बारे में देखते हैं। इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायणवाद 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि भारतीय संविधान शक्ति पृथक्करण के व्यापक अर्थ को अपनाता है, यानी कि मोटे तौर पर अपनाता है। भाई हम ऐसा ठीक है बंटवारा कर देंगे, लेकिन सुस्पष्ट बंटवारे को नहीं अपनाता है कि एकदम विभाजित कर देंगे। तो शक्ति पृथक्करण के व्यापक अर्थ को समाहित करता है, न कि कठोर अर्थ को, जैसा कि अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया का संविधान करता है, ठीक है। तो आपने कितना स्पष्ट बताया, तुलनात्मक इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट इसी से ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते थे आप कि पहला आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद दूसरा पॉइंट यही लिख सकते थे, तो स्पष्ट हो जाता, उसको मेन पॉइंट सबसे पहले मिल जाता, वो समझ जाता कि बंदे को मालूम है कि भाई ठीक है। अब देखो आगे, तो ये आप लोग ने समझा कि इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि हम भाई शक्ति पृथक्करण के व्यापक को नहीं अपनाते हैं, कठोर को अब नहीं अपनाते हैं जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हम सामान्यतः व्यापक अर्थ में इसको लेते हैं कि भाई ठीक है मोटा मोटा है। भारत में विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण हुआ है, जो कि प्रदर्शित करता है, छोटा की कर लीजिएगा, यहां ये बड़ा की लिख दिया है, छोटा की कर लेना है इसको आपको, है ना, जो कि प्रदर्शित करता है कि शक्ति पृथक्करण का कठोर सिद्धांत नहीं अपनाया गया है। यदि कठोर सिद्धांत अपनाया गया होता तो अमेरिका जैसा होता कि विधायिका से कार्यपालिका का कोई संबंध नहीं, ठीक है। यहां कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, लेकिन या फिर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वहां शक्ति पृथक्करण के कठोर सिद्धांत को अपनाया गया है, ध्यान रखिए। तो वहां कार्यपालिका से विधायिका का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका में वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो उनकी मर्जी पर है। लेकिन यहां तो कार्यपालिका में वही शामिल होगा जो विधायिका का सदस्य होना ही चाहिए, यदि नहीं भी है तो 6 महीने के अंतर्गत बन जाए सदस्य। कार्यपालिका द्वारा विधायिका के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश का जारी किया जाना भी क्या है, दिखाता है कि हमारे यहां नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत है। तो मैंने बताया कार्यपालिका द्वारा विधायिका के सत्र में ना होने पर, यानी कि वस्तुतः कानून बनाना विधायिका का कार्य है, लेकिन इसको कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है। और यही क्वेश्चन बना था अध्यादेश का।
ठीक है, कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को दिखा रहा है कि हमने भाई स्पष्ट या फिर शक्ति पृथक्करण के कठोर सिद्धांत को नहीं अपनाया। तो ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है ये लोग आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। अध्यादेश क्या होता है, जब विधायिका देखो विधायिका यानी कि हमारी जो संसद है वो 12 महीने ही काम नहीं करती है, वो केवल 3 टाइम ही काम करती है। उसके लिए 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र। लेकिन यहाँ ये बात है तो इन्हीं तीनों सत्रों में कार्य करती है। इसके अलावा यदि कानून बनाने की जरूरत पड़े जब वो सत्र में ना हो, तब कैसे कानून बनाया जाएगा? तो उस समय कानून बनाने का जो एक उपकरण है वह अध्यादेश है। तो इसके बारे में ऐसा कि अध्यादेश के बारे में तभी है तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। हालांकि ये सलाह पर किया जाता है, मंत्री परिषद की सलाह पर या फिर राज्य विधानमंडल की जो मंत्री परिषद उसकी सलाह पर। लेकिन ये जो है यहाँ यह वस्तुतः विधायिका का कार्य है कानून बनाना, लेकिन कार्यपालिका द्वारा किया जा रहा है। तो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और ये उल्लंघन करना दिखाता है कि हमने पूर्ण शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया है। न्याय अधिकरणों अथवा अर्ध न्यायिक निकायों द्वारा न्याय कृत्यों का किया जाना, क्योंकि इन निकायों में कार्यपालिका की भूमिका होती है और कार्यपालिका की भूमिका होती है जैसे कि अधिकरण जो वगैरह होते हैं, जैसे एनजीटी, एनसीएलटी। तो ये तो कार्य वैसे वस्तुतः न्यायपालिका का है, लेकिन ये अधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। यानी कि आपसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अधिकरणों से भी जोड़ करके पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो ये क्या ठीक है? नहीं। इसका मतलब ये कि यह प्रदर्शित करता है कि हमारे यहाँ नियंत्रण व संतुलनकारी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। आगे देखते हैं कार्यपालिका द्वारा विधायिका के कार्य, जैसे कि प्रत्यायोजित विधान का निर्माण करना। कार्यपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों का किया जाना। मैं आपको बताऊं प्रत्यायोजित विधान क्या होता है। देखो, हमारी विधायिका एक कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाना केवल ये क्या करती है कि मान लो 200 पेज का कानून बना देगी, ठीक है विधायिका, लेकिन व्यवहारिक क्रियान्वयन करना पड़ता है तो उसको और डिटेल्स करना पड़ता है। ठीक है, एक एक चीज पर बात करनी होती है। क्या इतना संसद के पास समय है ये सब करने का? नहीं है। तो संसद के पास ज्यादा डिटेल्स कानून बनाने की अब वो नहीं है समय कि उस पर विनियम बनाए, नियम बनाए, ये सब बनाने का काम। तो कार्यपालिका क्या करती है कि इसी कानून के आधार पर विनियमन बनाती है, नियम बनाती है। तो नियम विनियमन बनाना यानी कि प्रत्यायोजित विधान से अभिप्राय ऐसे विधान से है जो कि विधायिका की विधि के आधार पर उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन हेतु बनाए गए नियम विनियमन हैं, उन्हें ही हम प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं जो मैंने बोला पॉज करके, ठीक है, आराम से, कि विधायिका के कानून को सरलीकृत और व्यवहारित करने के लिए विनियमन या नियम बनाना ही प्रत्यायोजित विधान है। तो ये प्रत्यायोजित विधान का बनाना भी क्या है? कार्यपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों को करना है। तो ये आपने देखा, तो ये क्या दिखा रहा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का ये भी उल्लंघन है। ठीक है ना। और बताता हूं, विधायिका द्वारा न्याय कार्य को किया जाना, जैसे विधायिका न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाती है, यानी कि न्याय विधायिका डिसाइड करती है। न्याय करना किसका काम है? न्यायपालिका का। न्यायाधीश ने गलत किया है या नहीं किया है ये विधायिका निर्धारित कर रही है, जबकि विधायिका का काम क्या है? कानून निर्माण करना। तो ये भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना, संसद सदस्यों की अयोग्यता घोषित करना, भाई योग्य है या अयोग्य या कैसा है, ये तो सब न्याय करना न्यायपालिका का काम है, लेकिन ये विधायिका करती है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये क्या है?
ये क्या है? ये आपने देखा, ये है शक्तियों के पृथक्करण का कठोर ना अपनाया जाना। और भी मैं बताऊं आपको, जैसे अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक पर निर्णय, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप चाहें तो इस पॉइंट को एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, क्योंकि लिखते समय हर चीज़ याद आना जरूरी नहीं है, मुझे आती नहीं है याद, पढ़ाते समय भी भाई बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं, इसलिए सब कुछ नहीं लिख पाते हैं यहाँ, ध्यान रखिए। तो अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक का निर्णय करना, भाई धन विधेयक है, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? न्यायपालिका को है संविधान की व्याख्या का अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 110 का 110 का कौन करता है भाई धन विधेयक का व्याख्यान? यदि लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसको ही संपूर्ण शक्ति है। तो ये क्या दिखा रहा है कि शक्ति पृथक्करण का पूर्ण तरीके से कठोर सिद्धांत हम लोगों ने नहीं अपनाया है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से धन विधेयक का है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, ये भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है, ये भी दिखाती है ना, जैसे मृत्युदंड इत्यादि। तो ये क्या दिखा रहा है? मृत्युदंड इत्यादि जो शक्तियां हैं, तो ये राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है, ये भी क्या है? क्षमा करना, क्या कोई गलत किया है या मृत्युदंड योग्य है या योग्य है, ये न्यायपालिका का काम है। लेकिन ये भी कार्यपालिका द्वारा किया जा रहा है, तो यह भी क्या है? उल्लंघन है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का। तो इससे भी जोड़ करके भी पूछा जा सकता है। वैसे क्षमादान को लेकर के पूछा गया है, आपको बताऊं क्वेश्चन, आपको आगे बताएंगे कि मैं क्वेश्चन लाना भूल गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या उल्लंघन है अथवा नहीं है, ध्यान रखिए। अब मित्रों देखते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का फिर महत्व क्या है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज समझ लिया कि शक्ति पृथक्करण का हम लोगों ने नियंत्रण व संतुलनकारी सिद्धांत अपनाया है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसके महत्व को देखेंगे, फिर इसकी चुनौतियों को देखेंगे। देखिए इसका महत्व क्या है, सबसे बड़ी कि शक्तियों कार्यों व शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन विवाद को कम करता है। थोड़ा सा यहाँ सी स्पष्ट लिख गया है, टाइपिंग में गलत हो गया होगा, तो इसको सुस्पष्ट आपको कर लेना है, ठीक है। सुस्पष्ट विभाजन विवाद को कम करता है, विवादों को कम करता है कि विवाद नहीं होते हैं। जैसे कि भाई फिर नहीं तो एक दूसरे के काम को हम करेंगे, तो जैसे विधायिका यदि कार्यपालिका का कार्य करने लगेगी या कार्यपालिका का विधायिका कार्य करने लगेगी, तो ये क्या होगा? इसमें विवाद उत्पन्न होगा, ठीक है। इसलिए और कई बार आप देखते हैं न्यायिक अतिक्रमण किया जाना, यानी कि जुडिशियल ओवररीच, इसी का एक वो है कि कभी कभी इसी ये न्यायिक शक्ति पृथक्करण का हम लोगों ने कठोर नहीं अपनाया है, इसलिए कभी कभी न्यायपालिका न्यायिक विधायन करने के चक्कर में ज़्यादा न्यायिक अतिक्रमण करती है, तो ये गलत है, ठीक है ना। ऐसी कार्यपालिका विधि निर्माण का कार्यान्वयन, न्यायपालिका की विधि समीक्षा का कार्य किया गया है। तो स्पष्ट विभाजन यदि ये है, तो ये क्या करता है कि भाई विवाद को कम करता है कि तीनों अंग परस्पर विवाद में ही ना उलझे रहे, नहीं तो दिन भर इनका विवाद ही चल रहा है, फिर ये हमारी समस्याएं कैसे निपटाएंगे। तो विवाद को कम करता है। देखो शक्ति का संचयन एक जगह नहीं होता है, यानी कि देखो एक ही केंद्र में रहेगी। मान लो कि सरकार में ही संपूर्ण शक्तियां नहीं थी, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है। तो तानाशाही व निरंकुशता को उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने कई सारे बताए थे कि तानाशाह कई सारे हुए हैं, है ना, ठीक है ना। ईदी अमीन का मैंने बताया था, जोसेफ स्टालिन का बताया था मैंने, पॉल पॉट के बारे में, ये सभी बातें मैंने पहले बताई हुई हैं। तो यहां जैसे अनुच्छेद 39वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, कि चुनावी प्रक्रिया को, यानी कि पीएम के चुनाव को, राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को, इन चुनावों को किसी भी आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कर दिया था 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में। तो ये क्या है भाई, यदि न्यायपालिका समीक्षा नहीं करेगी, फिर तो लोकतंत्र बचेगा कैसे, जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र का मूल आधार है। जो कि जनता के प्रतिनिधि तभी चुन सकते हैं वो लोग जब निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो। लेकिन चुनावी प्रक्रिया का न्यायपूर्ण सही हुआ है चुनाव या नहीं हुआ है, पैसे का प्रयोग किया गया है, ईवीएम का घोटाला किया गया है, क्या कैसा हुआ है, इनकी जांच यदि न्यायपालिका नहीं करेगी तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो ये तानाशाही या निरंकुशता कहलाती है, तो इसको बढ़ावा देगा।
तो तानाशाही व निरंकुशता को ये रोकता है। उदाहरण हमने यहाँ दिया, जैसे 39 संविधान संशोधन द्वारा चुनावी प्रक्रिया या न्यायिक पुनरावलोकन पर अंकुश लगाया जाना। तो आपको उदाहरण सहित बात करनी है, विद फैक्ट बात करनी है कि कैसे निरंकुशता हो सकती है। तो देखो, ये निरंकुशता की स्थिति है, उसी की ओर आगे जाना है। पूर्ण निरंकुशता की स्थिति तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, पहले उंगली पकड़ो, हाथ पकड़ो, तब तो गला पकड़ोगे। ठीक है, तो ये है शक्तियों का के विविध केंद्र होते हैं, ये इसका बहुत महत्व है, जिससे कि परस्पर नियंत्रण को और संतुलन को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि कोविड में भाई सरकार को स्वयं ध्यान देना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्या कैसे रहेंगे, कैसे जा रहे हैं, ये सब ना करने के कारण कार्यपालिका उदासीन प्रतीत हो रही थी, अपने कार्य को नहीं कर रही थी। तो ऐसा आदेश न्यायपालिका द्वारा दिया गया कि भाई इनके लिए करिए। तो ऐसा देना क्या कहता है, ऐसा देना ये कहता है भाई कि नियंत्रण बनाता है, संतुलन बनाता है और जवाबदेह बनाता है। भाई ये काम करो, ये तुम्हारा काम है, तो ये जवाबदेह बनाता है। इसलिए हमने नियंत्रण शक्ति और पृथक्करण के संतुलनकारी सिद्धांत को अपनाया कि परस्पर जवाबदेहिता को बढ़ावा दे सके। ठीक है ना, है ना। वैसे ही कि आग में घी का काम कर सके। कुल मिलाकर के ये कि भाई नहीं कर रहा है और आग नहीं जल रही है तो घी डाल दीजिए तो और अच्छे से जल जाएगी। हालांकि ये जलने के संदर्भ में नहीं है, उसको काम करने के संदर्भ में है कि भाई कार्यपालिका यदि कार्य नहीं करेगी और न्यायपालिका द्वारा यदि कार्यपालिका के कार्यों को ऐसा कहा जा रहा है कि ये काम आप करिए, आपको करना है, तो इसमें न्याय कार्यपालिका की साख कमजोर होती है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है कि भाई न्यायपालिका को कहना पड़ रहा है। जैसे कि मैं आपको जबरदस्ती कहूं ठोक पीट करके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आपकी इज्जत कम होती है, आप खुद नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको स्वयं से ही पढ़ना चाहिए, इतना अच्छा पढ़ो कि कोई कह ना पाए, टीचर को मजा आ जाए कि नहीं खुद पढ़ रहा है अच्छे से, तो ये कहलाता है। तो परस्पर नियंत्रण और संतुलन को बढ़ावा मिलता है, ये सकारात्मक पक्ष है। वरना यदि ऐसा कोई कहने वाला नहीं होता, शक्ति पृथक्करण का पूर्ण हम अपनाते, तो हमने क्यों शक्ति पृथक्करण का पूर्ण नहीं अपनाया? उसका भी यही है, क्योंकि नियंत्रण व संतुलन बना रहे, परस्पर एक दूसरे की जवाबदेहिता सुनिश्चित कर सकें हम लोग। ठीक है, और एक ही संस्थान में शक्ति संचयन को रोका जा सके। वरना मान लो कि उस अंग के अंतर्गत ही उसका दुरुपयोग हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आगे इसके बारे में चुनौतियों मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ इस पॉइंट की भी डिटेल्स चर्चा करेंगे कि कैसे क्या इसमें चुनौतियां हैं। तो शक्तियों के विविध केंद्र परस्पर नियंत्रण और संतुलन को बना देते हैं, जवाबदेहिता को बढ़ाते हैं। आप ये भी पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। ये जवाबदेहिता के साथ क्या करते हैं? जवाबदेहिता के साथ ये पारदर्शिता स्थापित करते हैं, है ना, और है ना सक्रियता, है ना, सक्रियता व्युत्पन्न करते हैं। तो सक्रियता व्युत्पन्न करना, जवाबदेहिता का, पारदर्शिता, ये सभी करते हैं। एन.वी. रमन्ना के अनुसार प्रत्येक संस्थान की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए जिससे कि परस्पर हितों का टकराव ना हो। तो इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है कि हितों की सीमा का एक निश्चित सीमा हो। यही भी एक महत्व है कि जिससे कि ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि नियंत्रण संतुलन उतना ही ठीक है जितना आवश्यक है एक दूसरे की सक्रियता लाने के लिए, ना कि उसके कार्य को प्रभावित करने के लिए विपरीत रूप से। ठीक है ना, वरना रोज तुम उसको कह रहे हो भाई ऐसा कर, तो वो इरिटेट हो जाए, ध्यान रखिए। तो कार्यात्मक विशेषज्ञता का निर्माण है। देखो, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का ये भी मतलब है कि जैसे कार्यपालिका अपने काम करेगी तो धीरे धीरे ये कार्यपालिका से संबंधित जो कार्य हैं उनमें दक्षता ऐसे प्राप्त होगी, तो ये कार्यात्मक दक्षता हो जाएगी। ऐसे न्यायपालिका को न्यायिक संदर्भ में दक्षता बन जाएगी, ऐसे विधायिका को विधिक संदर्भ में दक्षता होगी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि एसओपी क्या करता है? सेपरेशन ऑफ पावर की कार्यात्मक दक्षता, न्यायिक दक्षता, विधिक दक्षता भी बढ़वाता है, क्योंकि तुम अपना काम करोगे ज़्यादा दक्ष होगे उसमें, तो उस संबंधित में आपको होगी। इसका उदाहरण ये है एनालिसिस करने को कि देखो, राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह की का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय से, कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति न्यायिक सलाह ले सकता है। ये क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका क्या है?
हमारे यहाँ न्यायिक दक्षता पूर्ण है, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका से ये सलाह ले सकती है। तो ऐसा यह कार्यपालिका का न्यायपालिका से सलाह लेना ही दिखाता है कि कार्यात्मक विशेषज्ञता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा कि इसके ये महत्व है, इसलिए हम लोगों ने देखा कि कार्यों को व शक्तियों के स्पष्ट विभाजन विवाद को कम करता है, तानाशाही को रोकना, निरंकुशता को रोकना, जवाबदेही बनाना, परस्पर नियंत्रण संतुलन को करना, ठीक है, सक्रियता व्युत्पन्न करना, एक सीमा भी हो जाए, और इसके साथ ही साथ दक्षता का निर्माण होता है। तो इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखने वाले हैं कि इसमें चुनौतियां क्या है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में, वो हम लोग समझेंगे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के दुष्परिणाम या चुनौतियां क्या है इसमें। देखो, कार्यों का सुस्पष्ट विभाजन में सबसे बड़ी चुनौती है कि संभव ही नहीं है कार्यों का सुस्पष्ट विभाजन कर पाना, क्योंकि विषयों की ओवरलैपिंग होती रहती है। जैसे कि देखो, विधि निर्माण और उसका क्रियान्वयन, कभी कभी क्या होता है, क्रियान्वयन करने में भाई विधि निर्माण उस आधार पर बनानी चाहिए जिस प्रकार की जनता को जरूरत है, और जनता को क्या जरूरत है ये तो कार्यपालिका बहुत नजदीक से देख रही होती है, क्योंकि वो विधि को क्रियान्वयन कर रही होती है। तो जनता को क्या कानून चाहिए, क्या नियम चाहिए, ये विधायिका से अच्छा कार्यपालिका को मालूम होता है। ठीक है, और कार्यपालिका को जब यह मालूम बेहतर होता है जनता को कि क्या चाहिए, तो फिर विधि निर्माण में कार्यपालिका की भूमिका होनी चाहिए। तो हमारे लोगों को, चूंकि हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका में एक ही लोग शामिल होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं संघात्मक सरकार का एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं, कि सकारात्मक पक्ष है कि भाई वही कानून बना रहे हैं जो जनता के नजदीक हैं। ठीक है, यदि विधायिका और कार्यपालिका भिन्न भिन्न होता तो ये थोड़ा उसका दुष्परिणाम हो जाता। हालांकि ये विषयों की ओवरलैपिंग तो पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है, कार्यों का ध्यान रखो, यानी कि नियंत्रण व संतुलन को ही हम अपना सकते हैं। पूर्ण पृथक्करण चुनौतियों को जन्म देता है। न्यायिक विधायन क्या दिखाता है, कि न्यायिक विधायन दिखाता है कि न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्य को किया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि सुस्पष्ट विभाजन नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए नहीं हो पाया हमारे यहाँ। प्रत्यायोजित विधान, संभव ही नहीं है कि इतना डिटेल्स में विधायिका हर चीज को डिफाइन करे कि क्या क्या विधि है। तो उसको कार्यपालिका, चूंकि इसे अपने अकॉर्डिंग जनता की सेवा करनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो प्रत्यायोजित विधान होता है उसको बनाती है, नियम विनिमय इत्यादि बनाती है कार्यपालिका। तो ये प्रत्यायोजित विधान एक कंप्लीट टॉपिक से, इसको हम आगे पढ़ेंगे। न्यायिक विधायन कंप्लीट टॉपिक से उसको पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स कंप्लीट टॉपिक्स हैं, इनको हम लोगों को डीप में एनालिसिस करना है, समझना है कि न्यायिक विधायन प्रत्यायोजित विधान का पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, महत्व क्या है, ये सभी चीज़ें। न्यायिक विधायन क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये शब्दावली आपको याद रखनी है। ये सभी शब्दावलियां आपको एक शब्द याद रखना है। दूसरे के कार्यों का धीरे इसमें अतिक्रमण भी होता है, जैसे कि जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता और इसको कहते हैं न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, तो ये क्या है, ये है विधायिका के कार्यों को न्यायपालिका द्वारा करना या हस्तक्षेप करना। तो दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण देखा जाता है, जैसे कि मूल रूप से जुडिशियल ओवररीच में। ठीक है, यदि उदाहरण देने हैं तो आप कह सकते हैं पटाखों को बैन करना, देहली यानी कि पटाखों को बैन करना, डीजल वाहनों को बंद करना, बेड लोन के लिए है ना कमेटी का गठन कर देना। इस टाइप से आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। अभी इस चीज़ को भी हम यहाँ आगे समझाएंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। इसको हम कुछ दिन के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं, आपको ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे एक अंग में न्यायिक शक्तियों का संचयन होना भी अंग के अंतर्गत अजवाबदेहिता और अपारदर्शिता को बढ़ावा देता है। बता रहे हैं जैसे कि हमारे यहाँ न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका के बारे में क्या कानून बनाना है, कैसे नियुक्ति होनी है, इसमें न्यायपालिका को ही क्या है यह शक्ति दी गई है। और जैसे कि आप कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, तो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ये न्यायपालिका अपने उनकी नियुक्ति करती है। तो देखो ये न्यायिक नियुक्तियां जैसे हैं कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर,
ये क्या है? अब इसमें दिक्कत क्या है? न्यायिक नियुक्तियों में सबसे बड़ी चाचा भतीजे की दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल 200 परिवारों को मिला दिया जाए तो संपूर्ण न्यायपालिका के न्यायाधीश वही निकलेंगे जो 200 परिवार से संबंधित हैं। इसका मतलब ये कि परिवारवाद की समस्या, न्यायिक नियुक्तियों में परिवारवाद लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। संसद की उत्पादकता के बारे में, कितना संसद को का हमें उत्पादन हो पा रहा है, यानी कि इस संसद की प्रोडक्टिविटी क्या है, एक साल कार्य करती है तो कितना उसका लाभ हो रहा है, या केवल बैठ के गप दे रहे हैं। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो काम उसी का है संसद का। न्यायपालिका कितना काम कर रही है साल भर में, कितने केस निपटा रही है, कोई कम निपटा रही है, कोई ज्यादा निपटा रही है, तो क्यों निपटा रही है? कोई इंडेक्स निकालते हैं क्या? तो इसके संदर्भ में चूंकि वो उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके कोई जवाबदेहिता ही सुनिश्चित नहीं है, तो ये न्यायिक जवाबदेहिता सुनिश्चित होनी चाहिए। ये भी टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक जवाबदेहिता। ये बार बार इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, तो न्यायिक जवाबदेहिता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये शब्द आप लिखते जाइए, न्यायिक जवाबदेहिता, न्यायपालिका की उत्पादकता, संसद की उत्पादकता, न्यायिक नियुक्तियां। तो यानी कि एक अंग में न्यायिक शक्तियों का एक अंग में शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों, थोड़ा सा गलत लिख गया, शक्तियों का संचयन होना भी अंग के अंतर्गत अभाव जवाबदेहिता और अपारदर्शिता को, जैसे कोई जवाबदेह नहीं है न्यायपालिका की कितना काम कर रही है, कितना करना चाहिए। यानी कि आज जैसे कि टारगेट, आपने कभी यदि प्राइवेट जॉब की हो तो वहां टारगेट दिए जाते हैं आपको, कि आपको दिन में, जैसे आपने कॉल सेंटर में यदि काम किया हो, यदि सुना हो, तो कॉल सेंटर में क्या किया जाता है, मान लीजिए कि आपको 100 कॉल डेली लगाने हैं, तो क्या ऐसा न्यायपालिका का है कि कितना केस आपको निपटाने हैं? क्या ऐसा संसद का है कि कितने विधेयक पर आपको बात करनी है, क्या कितने घंटे काम करना है? नहीं। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंतर्गत शक्ति संचयन है। तो ये भी दिक्कत एक है कि उस तंत्र के अंतर्गत भी ऐसा है। हालांकि संसद के अंतर्गत तो ये भी है कि विपक्ष इत्यादि, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि कई सारे उपकरण हैं जो संसद को अपने कार्यों को करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन क्या न्यायपालिका के लिए ऐसा कुछ है कि जो न्यायपालिका कितना काम कर रही है उसको वो करे? ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ध्यान ध्यातव्य बात है, समझने योग्य है। चलिए, ये सभी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप ठीक से इसको पढ़ेंगे, 1-2 बार लेक्चर देखेंगे। क्योंकि ये थोड़ी सी, हालांकि जो पहले पढ़े होंगे पॉलिटी उन्हें अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। नियंत्रण व संतुलन का अभाव, ठीक है, नियंत्रण व संतुलन का अभाव, जैसे कि शक्ति, जब नियंत्रण और संतुलन का अभाव होता है तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना होती है। भाई कोई नियंत्रण नहीं करेगा तो छुट्टर बैल की तरह घूमो। आपने देखा होगा कई बच्चों को कि उनके माता पिता के पास बहुत सारा पैसा होता है और नियंत्रण संतुलन कोई नहीं करते हैं तो घूमते हैं, आज ये गुटखा खा रहा है, ये दारू पी रहा है, उल्टे कृत्य करते हैं। कुछ लोग इसका लाभ लेकर के अच्छे काम भी करते हैं। नियंत्रण व संतुलन का अभाव रहता है कि अच्छा भाई पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन अधिकतर क्या करते हैं, 90% ये गुटखा खाते पीते हैं। गुटखा खाना वैसे गलत ही है, ठीक है, क्यों ही कहूँ कि नहीं गलत है। अति से ज़्यादा खाना ये फालतू की चीज़ें हैं। चलिए, दांत तो खराब होते ही हैं देखने में ही सही। चलिए, तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना, निरंकुशता को बढ़ावा देता है। शक्ति के दुरुपयोग की संभावना होती है जब नियंत्रण व संतुलन होता है, और धीरे धीरे फिर वो निरंकुश हो जाता है, छुट्टर बैल हो जाता है, वो जो करना चाहता है वो करता है, तानाशाह हो जाता है। माता पिता को जो मारने वाले जितने बच्चे हैं ना, जितने लोग आपने देखे होंगे, वो इसी टाइप से रहते हैं कि शुरुआत में नियंत्रण व संतुलन नहीं रहा तो अब वो उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये तानाशाह है और निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न होती। तो ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली पॉइंट आपको मेंस में उपयोग करने हैं और इनके उत्तर आपको प्रैक्टिस करने हैं। अन्य क्या है, और भी यहाँ 1-2 पॉइंट लिखे हैं कि जैसे शक्ति पृथक्करण, शक्ति का पूर्ण पृथक्करण व्यवहारिकता में संभव नहीं है। यह भी एक चुनौती है भाई। पूर्ण पृथक्करण जैसे मॉन्टेस्क्यू ने दिया है वो नहीं है संभव, क्योंकि ओवरलैपिंग होती है कार्य की, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने नियंत्रण व संतुलन का नहीं अपनाया है। ये भी यदि आपसे पूछ ले कि क्यों नहीं अपनाया है, तो यही सभी तथ्य ये कि हमने नियंत्रण व शक्ति क्यों नहीं अपनाया है, तो यही आपको देना है कि चूंकि कार्यों की सुस्पष्ट विभाजन में चुनौती है, नियंत्रण व संतुलन का अभाव, शक्ति के दुरुपयोग की संभावना, निरंकुशता और तानाशाही को, तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रख के उसकी भी बात करनी है। बस तरीके कंटेंट को यूज करने के बदलेंगे। किसी भी निर्णय में विलंब को बढ़ावा मिलता है, जैसे
यदि हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण अपना लें तो एक कार्य ये समीक्षा करेगा, फिर दूसरा अंग करेगा, फिर तीसरा, इससे टाइम लगेगा। अभी अपना काम अपने हाथ में है तो अच्छा है, ये इसका यानी कि विलंब को बढ़ावा मिलता है इससे। दूसरा, परस्पर संघर्ष सदैव बना रहता है। अब हमारे यहाँ भी तो होता रहता है कि भाई ये हमारी न्यायपालिका न्यायिक अतिक्रमण कर रही है, ये कहते हैं चूंकि पारदर्शिता नहीं है न्यायपालिका में, इसलिए हम आपने देखा न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात, एनजेक है ना, एनजेक के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात चलती है। तो कार्यपालिका कहती भाई ये चूंकि यहाँ भाई भतीजावाद चल रहा है न्यायपालिका में, नियुक्तियां ढंग से नहीं हो रही हैं, इसकी कोई निश्चित वो नहीं है, इसलिए हमें एनजेक का निर्माण करना चाहिए, न्यायिक नियुक्ति आयोग को गठन करना चाहिए। लेकिन इसने 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया न्यायपालिका ने। अब जब न्यायपालिका भी अतिक्रमण करती है तो कार्यपालिका कहती है कि हमारे कार्यों का अतिक्रमण कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसा सदैव विवाद बना रहता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहां आप उदाहरण में ये बातें लिख भी सकती हैं कि 99वां संविधान संशोधन, एनजेक, ठीक है, इधर न्यायिक अतिक्रमण की बात कर सकती हैं आप। तो ये ऐसा है, तो परस्पर संघर्ष सदैव बना रहता है, इनका बना रहता है, और इसलिए करंट में चर्चा में रहते हैं और इसलिए पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपने महत्वपूर्ण इसके दुष्परिणाम देखे, चुनौतियां देखी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के। आप लोगों ने देखा क्यों हमने नियंत्रण व संतुलनकारी अपनाया है। हम लोगों ने ये भी समझा इन अनुच्छेदों के माध्यम से कि कौन कौन से टॉपिक्स इनसे रिलेट करते हैं, यानी कि जब हम न्यायिक समीक्षा पढ़ें या अध्यादेश पढ़ें तब हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि ये क्या शक्ति पृथक्करण को कर रहा है। जैसे कि यदि दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन आए तब हम लोग बात कर पाएं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को हमने पहले ही कवर करवाऊंगा जो बाद में जुड़ेगा कई चीज़ों से, तो इससे आप समझ पाएंगे। अब कुछ निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें बात हुई है, तो एक बात हुई है इसके संदर्भ में कि भाई कैसे शक्ति पृथक्करण या न्याय जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसके संदर्भ में कौन कौन सी वाद हैं जो इंपॉर्टेंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, इस बारे में न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति मूल ढांचे के अधीन आती है और इसलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करना, यानी कि ये नियंत्रण व संतुलन को दिखा रहा है ना। न्यायिक समीक्षा ये भी दिखाता है नियंत्रण व संतुलन को। इसमें कहा गया है रामजबाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद में कि न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान में वास्तव में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उसकी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है, हालांकि सरकार के अलग अलग भागों और शाखाओं को पर्याप्त अंतर है, यानी कि हमने पूर्ण कठोर पृथक्करण को नहीं अपनाया है, यानी कि नियंत्रण व संतुलन को अपनाया है। तो उसका ये दूसरा केस है। एक तो हमने बताया इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायणवाद 1975 और एक रामजबाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद, इसकी बात कर सकते हैं आप उसकी जगह। एक है पी कन्नदासन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इस बाद में न्यायालय ने कहा कि संविधान ने संवैधानिक न्यायालयों को संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित ऐसे कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति दी है जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, यानी कि संविधान के उल्लंघन करने वाले सिद्धांतों को असंवैधानिक घोषित करने की संसद को शक्ति है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, नियंत्रण व संतुलन का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ये तर्क है आपके, तो एक निर्णय है। अब कोई भी उत्तर लिखेंगे लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष आपको लिखना जरूर होगा, तो उस निष्कर्ष के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या लिखेंगे आप निष्कर्ष कि कहेंगे सारांशतः उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने चेक एंड बैलेंस के तहत ही इस सिद्धांत को अपनाया है, यानी कि नियंत्रण व संतुलन के तहत ही इस सिद्धांत को अपनाया है, जिससे कि एक निकाय स्वयं भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, साथ ही अन्य निकाय पर भी संतुलन रखे कि भाई स्वयं दुरुपयोग नहीं करने देंगे ना दूसरे को करने देंगे। ऐसा ही न्यायपालिका करती है, ना स्वयं संविधान का उल्लंघन करेंगे ना संविधान संशोधन के माध्यम से कार्यपालिका विधायिका को करने देंगे इसका उल्लंघन। यही अभिमत यानी कि विचार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामजबाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद में प्रकट किया गया। तो ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, ये वाला, इसी को मैंने निष्कर्ष में यहाँ प्रयोग किया है। तो ये ऐसा निष्कर्ष बहुत अच्छा होता है कि आप किसी बात को लेकर के निष्कर्ष लिखें। तो ये आपने लिखा, तो ये निष्कर्ष है, इसको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उसे पेपर में आप टिक लगा दीजिए, ऐसा कि चेक एंड बैलेंस के तहत अपनाया है, जैसे कि स्वयं शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सकें, ठीक है, और अन्य निकाय पर भी संतुलन रखें। तो ऐसा आप महत्वपूर्ण शब्दों पर टिक लगा सकते हैं।
अंडरलाइन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों ने देखा निष्कर्ष, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको दिख रहा है। और ये नोट्स आपको चाहिए तो आप इसके बारे में बात करेंगे। अब अगला टॉपिक्स हम लोग जब बात करेंगे कल इसके बारे में, तो अगला टॉपिक्स होगा हमारा जनहित याचिका के बारे में। वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनहित याचिका करते हैं तो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे फिर इसके बाद हम न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण की बात करेंगे। और ये मेंस के टॉपिक्स हैं जो PYQ में आ चुके हैं क्वेश्चन, उन्हीं को मैं यहाँ लाऊंगा और इनकी बात करूंगा। ये सदैव करेंट में भी ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ। तो इन सब के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। क्या होती है जनहित याचिका, क्या कैसा होता है, तो अगले टॉपिक्स में जनहित याचिका के बारे में बात करेंगे। आज इसके बारे में हम लोगों ने बात की। इस नोट्स को जिसको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ग्रुप में जुड़ जाइएगा, इसका ग्रुप है आपका GS वाला, उसमें आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएगा। हाँ, हालांकि शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी ये श्रृंखला आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। आपके लिए बेहतर प्रॉपर ऐसे ही नोट्स मैं बना करके प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके, तो मित्रों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।